सोहन और उसकी पत्नी रानी का एक छोटा बेटा था। सोहन और रानी दोनों सड़कों पर सामान बेचकर अपने घर का गुजारा कर रहे थे और पास में ही बनी एक चुग्गी में वो रहते थे। रानी दोबारा गर्भवती थी, इसीलिए वो चुग्गी के आसपास ही अपना सामान बेचती थी। फिर एक दिन रानी, पुल वाली लाल लाइट काफी देर तक जलती है और वहाँ काफी भीड़ भी रहती है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं थोड़ी देर आज वहीं पर अपने खिलौने बेच कर आ जाता हूँ। इतनी भीड़ में ध्यान से जाना, लाल बत्ती खत्म होते ही गाड़ियाँ रफ्तार से दौड़ती हैं। सोहन पुल के नीचे सामान बेचने चला जाता है। ले लीजिए भैया, ये खिलौना आपके बच्चे के लिए, गुब्बारा ले लीजिए भैया। हाँ हेलो, ये गुड़िया कितने की दी है? 20 रुपए की है भैया। 20 रुपए? 10 रुपए की लगा ले, दे रहा है तो। इतनी देर में ही लाल बत्ती का सिग्नल खत्म हो जाता है। ले लो साहब, आप 10 रुपए ही दे देना। फिर सोहन जैसे ही 10 रुपये लेकर उसे गुड़िया लौटाकर देखता है, तुरंत उसे एक गाड़ी आकर कुचल देती है और फिर उसके ऊपर से दूसरी गाड़ी भी आकर उसे कुचल देती है और वो वहीं पर मर जाता है। सोहन के साथ वाला एक व्यक्ति उस दुर्घटना को देख लेता है और जाकर उसकी पत्नी को बता देता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मैं कैसे जीऊंगी? बापू, आप कहाँ चले गए? बोलो बापू। रानी अपने बेटे के हाथ अपने पति का अंतिम संस्कार करवा देती है। उसके मरने के बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। गोद के बच्चे को लेकर और अपने बेटे के साथ वो पूरे दिन खिलौने बेचती थी। फिर एक दिन, सुनो बेटा, तुम आज गोरी के साथ घर पर ही रहना। आज बहुत तेज गर्मी और धूप हो रही है। मैं शाम को जब खिलौने बेचकर वापस लौटूंगी तो गोरी के लिए दूध और तुम्हारे लिए रोटी लेकर आऊंगी। रानी गुब्बारे और पेन बेचने चली जाती है। साहब, पेन ले लो, 10 रुपए के 5 पेन दूंगी मैं। मैडम, आप अपने बच्चों के लिए ये गुब्बारे ले लो। मेरे बच्चे के लिए थोड़ा खाने पीने के लिए कुछ पैसे बन जाएंगे। रानी बहुत मुश्किल से कुछ गुब्बारे बेच पाती है और कुछ दूध और अपने बच्चे के लिए रोटी खरीद कर जा रही थी। तभी उसके पास एक औरत आती है। रानी, तू भी इस चुग्गी को जल्दी से खाली कर दे, वरना सरकार कल इस चुग्गी को खाली करवा रही है। मैंने भी कहीं दूसरी जगह 100 रुपये पर मंथ दूसरी चुग्गी देख ली है। मैं तो बस तुझे बताने के लिए आई थी। हे भगवान, अब अपने छोटे छोटे 2 बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी? मुझ गरीब के लिए भला दूसरा घर कहाँ मिलेगा? रानी अपने दोनों बच्चों को लेकर एक दुकान के बाहर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एक ऑटो रिक्शा वाला आता है और उसकी ऑटो पलट जाती है, जिससे कि एक औरत वहाँ पर घायल हो जाती है। रानी उसके पास भाग कर जाती है और उसे उठाती है। ओ भैया, कैसे ऑटो रिक्शा चला रहा था? देखकर नहीं चला सकता? जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर चलो। रानी किसी तरह अपने दोनों बच्चों को संभालकर उस बूढ़ी औरत को हॉस्पिटल लेकर जाती है। ऑटो रिक्शा वाला उन्हें हॉस्पिटल छोड़कर भाग जाता है। देखिए, इनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह टूट गई है, इसीलिए इन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। इनके घर से जो भी कोई है उसे आप बुला लीजिए। डॉक्टर, मैं नहीं जानती ये कौन है। इनका एक्सीडेंट हो गया तो मैंने लेकर हॉस्पिटल आ गई। इन्हें कब तक होश आ जाएगा? ये तभी अपने बारे में कुछ बता पाएंगी। 1 से 2 घंटे में इन्हें होश आ जाएगा। लगभग 1 से 2 घंटे में उस महिला को होश आता है और वो अपने बारे में बताती है। मेरा नाम चंद्रकला है। पता नहीं वो ऑटो वाला कैसे चला रहा था, अचानक से ठोकर लगी और मैं नीचे गिर गई। फिर मुझे धुंधला धुंधला याद है कि तुमने ही मुझे ऑटो में बिठाया था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, जो तुम मुझे हॉस्पिटल में लेकर आ गई। माँ जी, आपकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है, जिसकी वजह से आपके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी होगी। अरे बेटी, मेरे पति बिजनेस के सिलसिले में कहीं बाहर गए हुए हैं। तुम बस मेरी इतनी मदद कर दो, मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो। डॉक्टर, मैं अकाउंट से आपका बिल पे कर दूंगी। बस आप किसी तरह से एक एम्बुलेंस का इंतज़ाम करवा दो। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ ही चलूँगी। रानी फिर चंद्रकला को लेकर उनके घर तक पहुंच जाती है और इस वक्त चंद्रकला को किसी सहारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। चंद्रकला सारी बातें अपने पति को फ़ोन पर बता देती है। रानी, मैंने अपने पति को फ़ोन कर दिया है, वो कल सुबह तक वापस आ जाएंगे। क्या तुम कल सुबह तक मेरे साथ रह सकती हो? रानी चंद्रकला की बातें सुनकर रोने लगती है। क्या हुआ रानी, तुम अचानक रोने क्यों लगी? कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है बेटी। तुम नहीं रुकना चाहती तो कोई बात नहीं। और वैसे भी तुमने इतना कुछ किया है मेरे लिए, वो क्या कम है? रानी फिर चंद्रकला को अपनी आप बीती बताती है, अपने रोने की वजह बताती है, जिसे सुनकर
चंद्रकला की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। आप ही बताइए माँ जी, अब मैं क्या करूँ? अपने इन छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? तुम चिंता मत करो बेटी, वहाँ सामने मेरी रसोई है। जाओ, अपने लिए भी खाना बनाओ और मेरे लिए भी, और इन बच्चों को भी खिलाओ। कब से तुम भूखी हो और तुम्हारे साथ में ये दोनों बच्चे भी भूखे हैं। सबको खाना खिलाओ। माँ जी, पहले आप ये दवाई ले लीजिए, और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ लगा लेना। फिर रानी पहले चंद्रकला को खाना देती है, फिर अपने बेटे को, और अपनी बच्ची के लिए फिर दूध गर्म करती है। अगली सुबह उसके पति भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो भी रानी की खूब तारीफ करते हैं। बेटी रानी, तुमने चंद्रकला के लिए इतना कुछ किया, उसका मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूँगा। धीरे धीरे चंद्रकला की तबीयत में भी सुधार आने लगा था। रानी चंद्रकला का पूरा ध्यान रखती थी। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और चंद्रकला बिल्कुल ठीक हो जाती है। माँ जी, अब आप भी ठीक हो गई हैं। अब मुझे भी चलना चाहिए। मुझे भी आपके पास रहते हुए 1 महीना हो गया। आपने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत दुलार दिया, और मेरे बच्चों को बहुत प्यार दिया, दुलार दिया। उसके लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूँगी। रानी, ये मुझे नानी माँ कहकर बुलाता है। क्या ये दोनों हमेशा के लिए अपनी नानी माँ के साथ नहीं रह सकते? हाँ रानी बेटी, हम दोनों की कोई औलाद नहीं है, और तुम्हारी दोनों बच्चों को लेकर हमारे मन में नाना नानी का प्यार उमड़ गया है। अब तुमने चंद्रकला की बहुत सेवा की है बेटी की तरह, और हम अपनी बेटी को इस तरह से दर दर नहीं भटकने देंगे बेटी। रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेसहारा को सहारा मिल जाता है। फिर वो चंद्रकला के गले लग जाती है और वो सब साथ रहने लगते हैं। रानी उसके कामों में हाथ बटाया करती थी और वो अपने दोनों बच्चों को कामयाब बना देती है।